मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताबिर अहमद आगाई, मेरे साथ मेरे अहबाब बैठे हुए हैं। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे इकबाल रहमान साहब, जिनका तारुफ कराना जो सूरज को चराग देने के बराबर, दिखाने के बराबर है। इकबाल भाई की वो किताब बड़ी मारूफ है, कराची पे लिखी हुई। इस दश्त में एक शहर था, और बेइंतहा पढ़ी गई। और इकबाल भाई की एक खूबी ये भी है कि कराची के हवाले से इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके जी कराची रूसुल वलाद, और उसके 72,000 मेम्बरान हैं, और उसके ये एडमिन हैं, और तकरीबात करते रहते हैं, लोगों को जमा करते रहते हैं, और अदबी महफिल में शिरकत करते हैं। इनके बराबर गुलाम नबी खत्री साहब तशरीफ़ फरमाए। ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पेशे के हिसाब से कानूनदा हैं, और बेइंतहा गरीब लोगों की मदद करते हैं, और उनके केसेस फ्री में भी कर देते हैं। और रमज़ान बलोच किसी ताल्लुक़ की भी मोहताज नहीं है। इस कराची की 5 किताबें लिखी हैं। लियारी की अनकही कहानी, लियारी पे 3 किताबें, फिर एक बलोच कहानी, फिर वो जो सुराग, ये तो कराची पर जी कराची पे लिखी हुई है, लापता शहर का सुराग। अच्छा, वो इतनी मानी खेज किताबें हैं कि पढ़ के कराची का असल चेहरा नज़र आता है। उसके बराबर बैंकर हैं जनाब निसार बलोच साहब, और निसार अहमद बलोच साहब, और AVP की हैसियत से रिटायर हुए हैं, और इंतहाई हर हफ्ते एक अदबी महफिल ये सजाते हैं। उसका ये बाकायदा मेंबर हैं, और अदब पे और शायरी पे और सियासियात पे गुफ्तगू करते हैं। ये तो ताल्लुक़ इनका हुआ। अब मैं असल में थोड़ी सी बात कराची से मुताल्लिक़ करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो कराची, जिसको लोग कहते हैं ना पेरिस, मैं समझता हूँ शायद पेरिस का हम पल्ला ही शहर था। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं। जो शहर केमाड़ी से गुरु मंदिर तक था ना, वो शहर था। उस शहर में तमाम सहूलियात थी। एक बेहतरीन सेवरेज का निज़ाम था, पानी का शानदार निज़ाम था, बिजली का जो निज़ाम था, 1 घंटे में अगर कोई शिकायत आ जाए तो वो महकमा उसे दुरुस्त कर दिया करता था। इस शहर की खूबी यह है कराची की कि इसकी एक रातें जागती थी। एक इस शहर में क्योंकि बड़े सगीर में 3 शहर थे, बॉम्बे, कलकत्ता और कराची। यहाँ पे भी क्लब रिवाज था, और बॉम्बे और कलकत्ता में तो लोग, वो जो क्लब्स थे वो अशराफिया के लिए, यानी सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए मुख्तस है। कराची में जो क्लब थे वो अवामी क्लब थे। उनमें सिर्फ इतना था कि ड्रेस की एक शर्त थी कि शलवार में, धोती में, लुंगी में या पजामे में आप नहीं जा सकते, पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। और हर खास व आम के लिए था। अगर आपने पैंट पहनी हुई और उसमें जेब में पैसे हैं उस पैंट की, तो आप उस क्लब में जा सकते थे। तो ये तो वो कराची था जो कि बहुत कम लोगों ने लिखा। यहाँ के बड़े मशहूर क्लब्स थे कराची के, एक्सेलसियर क्लब था, ताज क्लब था, लीडो क्लब था। अब ये थे। और ये मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान बनने के 20-22 साल तक ये चलते रहे, मगर इस पर किसी ने, और शायद इसलिए भी नहीं कि इसके तमाम मालिकान जो थे अक़लियत से ताल्लुक़ रखते थे, किसी ने इनके ऊपर नज़र उठा के देखी, ना मुज़ाहिरा किया कि इसको बंद किया। और यही आलम वो जो शराब की दुकानों का था वो खुली रही, क्योंकि वो उनके मालिकान जो थे वो मुसलमान नहीं थे। तो इस हवाले से ये दुकानें चलती रही। वो मुझे एक शेर याद आ गया इकबाल भाई, मैं तो पहुंचा ठोकरें खाता हुआ, मंजिलों पे खिज़र का चर्चा हुआ, ये इमारत तो इबादत गाह है, इस जगह एक मैं करता था क्या हुआ। ये फना निज़ामी कानपुरी का शेर है। मेरा ख्याल है जो मैंने गुफ्तगू की है उस हवाले से आप तक पहुंच गई होगी। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि रमज़ान बलोच साहब और इकबाल भाई और इनसे कुछ गुफ्तगू करें इस कराची के बारे में। एक बड़ी अजीब सी बात इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, पता नहीं वल्लाह आलम ये लोग ऑनलाइन जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछ रहा था कि आप लोग जब लियारी में रहते थे, लियारी में ज़ाहिर है मुसलमान जो थे ज़्यादातर मेहनत कश थे, और रामसानी के नज़दीक, रनछोड़ लाइन के नज़दीक सिलाटर
बरादरी रहती थी। और ये जितनी तामीरात हुई हैं, ये जितने पूनाबाई टावर हो, मेरी बेगल टावर हो, और ये क्लिफ्टन का वो जो बना हुआ है, ये सब उन लोगों ने तामीर किए थे। और तामीर करके अपने घरों में आके रह जाते थे, इन्हें इससे गरज नहीं होती थी शहर में क्या हो रहा है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब हिंदू ये शहर छोड़ के गए तो ये सारे फ्लैट खाली पड़े हुए थे, आपका पैदल का रास्ता था, तो कब्जा वब्जा क्यों नहीं किया? कल साहब बताएंगे पहले। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। हल के अंदर हमारे जो बड़े थे, मेरी पैदाइश 1938 थी, तो 1957 में मैं बेली क्लब में पढ़ता था, और 1958 से थोड़ा सा मुझे जब बहुत है तो मैंने और दूसरी बुजुर्गों से सुना कि बुजुर्गों से यही सुना कि जब तू वहाँ पे जा रहे थे तो उन्होंने जो है ना कहा कि भाई अब जा रहे हैं, ये आप अपने पास हो, ये घर है, ये ले लो, ये हमारा जी। सामान है, ये ले लो, हमारी ये चीजें और ले लो। जी लेकिन वहाँ के लोग जो थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने वो चीजें नहीं दी। बड़े खुददार लोग थे। उनसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम ये हाँ। नहीं देंगे, ये हाँ। आपकी चीज है, अब वापस लौट कर आओगे। कोई वो इस उम्मीद से दिख गए थे कि वो वापस लौट कर आएंगे। जी इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोई हिंदू या मुस्लिम का कोई मसला नहीं था। जी जी हर आदमी जो है ना प्यार मोहब्बत से चलता रहते थे, और उनके जो भी त्योहार होते थे हिंदुओं के या मुसलमान होते थे, वो आपस में मिलजुल कर वो सारा पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरीके से वो मामला चलता था कि अंदर कोई मतलब वो नहीं थी, और ये कोई लालच भी नहीं थी। जी मैं जी जब जहाँ मैं मूसालैंड में रहता था, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्लाट था जो खाली था, जो लोगों ने मिन्नतें की। हमारे घर मेरे बराबर में हमसे एक प्लाट था जो हमारे बड़े गए थे कि हम मिन्नतें कर कि भाई आप ले लो, किसी ने नहीं लिया। सुभान बाद में अल्लाह। वो वाह। गवर्नमेंट ने किसी को जो भी आए उनको अलॉट कर दिया है, जो कुछ दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी ने नहीं। ये बात ये जज्बा तो वाकयातन था कि जाहिर है यार किसे बुरा लगता है, लेकिन वो लोग अलग ही लोग थे वाकईतन। अब इमरान भाई आप फरमाइए, फिर हम इकबाल भाई से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो आप दोनों हजरात ने इस शहर पे किताबें लिखी हैं और बेनकाह मुशाहिदा है आप लोगों का। और जाहिर है खुसूसन आप तीनों हजरात सदियों से इस कराची में रहते हुए आए हैं, सदियों से आपके आबा और अजदाद इसी शहर के बाशी थे। मैं तो रमज़ान भाई को अपना मेज़बान कहता हूँ कि मेज़बान है ये हमारे इस शहर में। बहुत शुक्रिया जी, अता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जवान भाई। ये जो है सिलसिला आपने शुरू किया, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आपने अपनी बैठक में हमें बुलाया, ये हमारे लिए एक एजाज़ है कि नवाब साहब की बैठक में हम भी बड़ी मोहब्बत। तो जहाँ तक न्यारी की बात है, और आपका ये सवाल है कि भाई वहाँ की हिंदू की प्रॉपर्टी है क्यों लोगों ने नहीं दी या नहीं छीनी, तो पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो है जो माहौल था उस ज़माने में, वो कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई या इस टाइप की नहीं थी। हमारे यहाँ जो है ईसाई भी थे, हमारे यहाँ हिंदू भी थे, हमारे यहाँ जो है कुछ कुछ पारसी भी रहते थे, और मुख्तलिफ तबके थे। मुसलमानों में भी मुख्तलिफ तबके के लोग वहाँ रहते थे। तो ये किसी का ज़हन उस तरफ जाता ही नहीं है कि हम किसी के जो है किसी के माल पर जो है जी कब्जा कर लें। एक तो क्योंकि अंग्रेजों का ज़माना था, कुछ भी कहें, लेकिन ये इंसाफ था, क्या कानून का डर था, क्या कहें, और लोग खुद ब खुद इतने जो है कानून पसंद हो गए थे कि वो ऐसे एक्ट में करने के बारे में सोचते ही नहीं। बिल्कुल। तो ये रुझान रहा है हमारा। और हमारे यहाँ पार्टीशन के बाद जो है, तकरीब है ईद के बाद, अब भी हमारे हिंदू रहते हैं जी, महतवरी जो है जमात के तादाद में लोग रहते हैं, बिल्कुल है, अभी तक है, बिल्कुल है। वो उनकी जो प्रॉपर्टी तो हमसे अलग भी नहीं रहते, वो हमारे मोहल्लों में, हाँ, घुल मिल गए हैं आप में रहते हैं, उनकी खिदमत खाने हैं, और उनकी जो उनका जो कल्चर है वो सब उसी पे चल रहा है। और जो उनका मजहब है, मंदिर है हमारे यहाँ जो है क्रिश्चियंस के जो है वो चर्च जो है
सब प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। ये वहीं से चला आ रहा है। बुनियादी जो है बात जी। यही है कि किसी के माल पर जो है जी कब्जा करना ये तस्वुर नहीं था, तो इसमें ये नहीं हुआ। जी। बलोच साहब, आप बल्दिया कराची में बहुत आला ओहदों पे भी रहे और अंदूर सिंध भी आपके की पोस्टिंग होती रही है। अच्छा, तो वो क्या तजर्बा है आपका? क्योंकि इस वक्त तो बल्दिया बड़ा मेरा ख्याल है बदनाम तरीन इदारा बना हुआ है, जाहिर है लोग तकलीफ में इसलिए, तो उसका क्या किरदार रहा है? आदिल भाई, अगर आप ये देखिए, ये जाती एक सवाल है मेरे साथ, जी तो मैं समझता हूँ कि ये जो है लोकल गवर्नमेंट की जो भी है उस तरफ कुछ जाना पड़ेगा। जी जी लोकल गवर्नमेंट की जो मकामी हुकूमतें हैं वो किस तरह चलती हैं। जी तो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो है यहाँ नैब से का सिलसिला चल रहा है। कुछ अरसे तक तो वो नॉमिनेट करते थे। जी फिर जमशेद नस्वान जी जो है पहले मेयर थे यहाँ के, जो इलेक्टेड भी थे। और ये 1930 की बात है। इस तरह निज़ाम चलता रहा, ये निज़ाम चलता रहा। जब पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तो उस वक्त भी एक मेयर थे यहाँ पे। जी तो उसके बाद सिलसिला ये मेयरशिप का जो है एक सिलसिला ख़त्म हुआ। फिर जो है CSP ऑफिसर्स ही चलाते रहे। जी जो लोकल गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं, जी। लोकल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, वो CSP अच्छा, मुंतखब नहीं होते थे? वो मुंतखब नहीं होते थे। जी। लेकिन 1962 के बाद जब अयूब खान का दौर आया तो उन्होंने एक नया आइन किया, उसमें लोकल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था। उसमें ये था कि पब्लिक के नुमाइंदे को भी जो है इन्वॉल्व किया गया। जी उसका तरीक़ेकार ये था कि हर इलाके से जो है काउंसलर मुंतखब होते थे और वो फिर KMC काउंसिल के मेंबर बन जाते थे। जी और वो काउंसिल में से एक आदमी को चुनते थे जो वाइस चेयरमैन की सीट पर बैठ जाते थे। लेकिन चेयरमैन कौन होता था? वो CSP अफसर ही होता। अच्छा जी CSP अफसर होता था और सारे अख्तियारात जो है काउंसिल के मशवरे से बहैसियत मेयर होता था। मेयर, जी बिल्कुल, और अथॉरिटी खुद ही की थी। जी तो ये सिलसिला चलता रहा, जी ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अरसे तक चलता रहा और बहुत कामयाब रहा। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक अगर हम माफ़ फरमाएं, उस वक्त सियासत जो है लोकल गवर्नमेंट में अरे क्या कहने, वाह, कोई सियासत नहीं थी। जी जी और उस ज़माने के जो है काउंसलरों की लिस्ट देखें, उस ज़माने में जो है लोकल गवर्नमेंट की जो है कारकर्दगी आप देखें, तो मैं समझता हूँ आज के मुकाबले में लाख दर्जे बेहतर। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सफाई के लिहाज से, सहूलतों के लिहाज से, बुनियादी ज़रूरियात काम करने के लिहाज से, अच्छा, और आज की अंजामदेही के लिहाज से, वाह, और जी एक जिम्मेदारी का एहसास था जी सबको। जी। और उसकी वजह ये थी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं था कहीं से भी, कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। वक्त पर लोग आते थे। जी मैं भी रह चुका हूँ जी जब जी। हमने टाइपिंग सीखी तो पहली जॉब मुझे KMC के अंदर ही मिली थी, हाँ, एज ए टाइपिस्ट। वाह, और तनख्वाह हमारी जो है 110 रुपये थी। वो और बहुत सारे वो एक, मतलब आप क्या करें, दौलत थे हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये फरमा दीजिए कि जब आपकी 110 रुपये तनख्वाह माहाना थी, तो उस ज़माने में सोने की क्या कीमत थी? सोने की तरफ तो हम कभी गए नहीं जागते रहे लेकिन अंदाजन 65 रुपये हम तो देखिए, हमारा ताल्लुक तो एक लेबर कॉलोनी से था। जी जी। असल में बिहारी जो है वो एक लेबर कॉलोनी, हाँ, अच्छा जिसमें मैं भी एक मजदूर घर में पैदा हुआ। जी और एक उन्होंने हमारे वालिदैन को हम क्रेडिट देते हैं तो उन्होंने स्कूल में दाखिल जी करवाया। जी अच्छा, उस जमाने में सिंधी स्कूल भी थे और उर्दू मीडियम स्कूल भी थे। तो मेरे एक भाई जो है वो सिंधी स्कूल में चले गए। जब मेरा टर्न आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे उर्दू मीडियम में दाखिल करवा दिया। तो ये सिलसिला चलता है, ठीक है ना। और जब मैट्रिक उस जमाने में बड़ी थोक चीज़ थी, किसी ने मैट्रिक किया तो हम समझते थे कि भाई वो तो बिल्कुल काम सर्विस के लिहाज से तो कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन मेरा टाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी था। जी जी, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जी। ये
पे हमें जो है जी। केएनसी है, तो केएनसी का जो मैं बताना चाह रहा हूँ जी कि जो स्ट्रक्चर है ना जी वो बहुत मजबूत था। जी मसलन हम एम्प्लॉय केएनसी के थे उस जमाने में, जी। 110 रुपए वाले, जी। लेकिन हमें 7:30 बजे वहाँ टाइम पर पहुँचना जरूरी था। वाह वाह। और अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, अच्छा जी। 3 दिन मुसलसल हम लेट हुए तो 1 दिन की तनख्वाह था। अरे वाह, इतने ये स्ट्रिक्ट था, इतना इशूर थे। और ऑफिस टाइमिंग 7:30 से 1:30 बजे तक। वाह। तो ये उस दौर की बात है जब लोकल गवर्नमेंट्स जो है जिम्मेदारी हाँ। के साथ जो है करते थे हाँ। और काम बड़े होते थे उस जमाने में। और काउंसलर्स जो अपने अपने नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, जी तो वो अपने मसाइल पेश करते थे काउंसिल में, जी। और फिर चेयरमैन जो भी होता CFP आपका, वाह। वो फिर उसको हल करने की कोशिश करते थे। मैं, क्योंकि हमारे इकबाल भाई मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्योंकि कारोबारी नौइयत का सवाल था और रमज़ान बलोच ने कहा हमें इससे कोई सरोकार नहीं था, सोने से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, हम तो जागते रहते थे। अब मैं निसार भाई से गुजारिश करूँगा कि आप भी पुराने कराची के रहने वाले हैं, आपके क्या तासुरात थे, आपने कैसा पाया हम लोगों को, और कैसा कराची पाया और अब कैसा है? कबीर साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे किसी कब्रिस्तान का, फिर बताया कि यहाँ शेरों और दादुल के कब्र हैं, तो उस कब्र को कोई छेड़ नहीं सकता इनके। जी तो मैंने प्राइमरी स्कूल जहाँ तालीम मैंने हासिल की, वहाँ करीबी शेरों दादुल का अड्डा था, बिल्कुल साथ ही था तकरीबन। जी जी। उमर टाटा स्कूल उसका नाम था। कभी कभी उस स्कूल में आते थे। कभी कभी सुबह ये भी होता था कि वो दूध का बड़ा कटोरा होता था और तमाम बच्चों को लाइन में लगा करके एक एक गिलास जो पाउडर का दूध पिलाते थे। जी तो उनको हमने करीब से देखा पाया। मैं कराची में हमारी रिहाइश जो है गबोल पार्क के करीब थी। जी। अच्छा। गबोल पार्क लियारी में 2 ही शायद मशहूर पार्क हैं, गबोल पार्क है और दूसरा मौलवी उस्मान पार्क। जी गबोल पार्क में बिल्कुल है। भुट्टो का जलसा हुआ था, जो तारीखी जलसा था, पूरा कराची जैसे उमड़ आया था। तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे वो वहाँ पहुँचे थे गबोल अपना भुट्टो साहब। जी तो हम तकरीर की थी, पूरा इलाका भरा हुआ था। अच्छा, जिस इलाके में हम रहते थे वो थोड़ा सा लियारी के दूसरे इलाकों से निस्बतन अच्छा था। मतलब एक गबोल पार्क, इसके साथ बलोच सेकेंडरी स्कूल, बाद में बलोच कॉलेज बना, इसके साथ एक गरीबाबाद गर्ल्स बॉयज़ स्कूल, शुरू के 2 साल मैंने वहाँ तालीम हासिल की थी। फिर उमर टाटा के स्कूल में गया। उसके बाद 5th क्लास के बाद NJV स्कूल में जाना हुआ, मैट्रिक वहाँ से की। तो इसी इलाके में था कि मेहराब खान ईसा खान रोड चील चौक से शुरू होता है, बकरापड़ी तक जाता है। उस तरफ जदगाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी स्पीकिंग लासियों की जैसी है, लेकिन होते हैं बलोच, मतलब पूरे वो जदगाल बलोच हैं। वहाँ से बाबू गुलाम हुसैन ज़िया-उल-हक के दौर में महल में इलेक्शन में लड़े थे, MPA बने थे पहले जमात इस्लामी की तरफ से, आज़ाद उम्मीदवार थे। तो NJV स्कूल में आना जाना था। अच्छा, बलोच कॉलेज और बलोच स्कूल से बारे में ये बताऊं कि मैं जब छोटा था, 6-7 साल का था, तो हमारे भाई ले जाते थे उस स्कूल में। वहाँ मुहाजिरीन आते थे जो इंडिया से आए हुए थे, पूरा स्कूल भरा हुआ था। तो उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल 8 साल होगी, ज़्यादा नहीं होगी, याददाश्त में है ये। उसमें ये था कि मुहाजिरीन में फिर मियाँ जी हमारे एक बुजुर्ग थे, मैंने उससे पूछा ये कब से रह रहे हैं? बोला ये 47 से रह रहे हैं, तकरीबन 12-13 साल हो गए। और उन्होंने बताया कि जब आए थे तो हम लोगों ने तनूर लगाई। अच्छा। घर घर से फिर आटा आता था, फिर हम उनको रोटियां पका कर देते थे। वाह अल्लाह, वाह। तो ये चील चौक से लेकर के अपने उस्मानाबाद तक रोड के साथ साथ सब मुहाजिरीन के बेचारे झुग्गियां बनी हुई। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा आना जाना रिंचो लैंड और NJV स्कूल ये यहाँ होता था, तो ये होते थे। फिर शायद ये ना कि 67 में या 66 में यहाँ से इनको शिफ्ट किया गया। जी बिल्कुल। इसी तरह हाजी कैंप वो पूरा मुहाजिरीन से भरा हुआ था, मुहाजिरीन ऐसा ही था। तो अच्छा, फिर वहाँ भी मतलब रोड के किनारे भी झुग्गियाँ थी। तो ये
सिम ज़रीफ़ी ये हुई कि जब इसको खाली किया गया मुहाजिरीन से, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और काफ़ी अरसे तक ये हाजी कैंप बहुत बड़ा एरिया था, जनाब बैरक्स बने हुए थे, चौकीदार यहाँ होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा होता गया। ये सारे कब्जे माफिया ने कब्जा करके इस पर कब्जा कर लिया जी। फ्री की। मैं 74 में था, तो तकरीबन हमारे चंद सरकर्दा जवान थे, तालिब इल्म थे, ये उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमें कुछ करना चाहिए अपने लोगों के लिए, जी। एजुकेशन के लिए। फिर लियारी स्टूडेंट काउंसिल हमने एक बनाई, जी, उसका जी। मुझे वो चेयरमैन मुंतखब किया। माशाल्लाह। तो उस वक्त हमने ये किया कि बड़ी मुहिम जी चलाई, बच्चों के लिस्टें बनाई, उनको किताबें वगैरह ये वो। वाह। फिर हमारे पास एक पेंटर था, बड़ा रोडों पर पेंटर, असरजा काम आर्टिस्ट का था पेंटिंग का। तो हमने लियारी में गर्ल्स कॉलेज का नारा शुरू किया, कायम किया। वाह। तो उस वक्त ये था कि चाकीवाड़ा में, अगर रमज़ान साहब को याद हो इनकी नज़र का, तो उन्होंने बड़े पेंटिंग में लिखा था लियारी में गर्ल्स कॉलेज कायम किया जाए। जी। तो ये असम्बली में ये बात पहुंची, असम्बली में ज़हूर हसन भोपाली ने उन्हें कहा कि हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि पूरे लियारी में कोई गर्ल्स कॉलेज ही नहीं है। जनाब बताइए क्या सितम ज़रीफ़ी थी। उसके बाद ये हुआ कि ये बड़े उसमें वो अपने भुट्टो, अपने वज़ीर आला थे मुमताज़ अली भुट्टो, उन्होंने कहा हमने अपना वादा लियारी में डिग्री कॉलेज कायम किया था, वो तो मैंने बना दिया, अब आपके वज़ीर आला हैं, उनका काम है कि ये बनाएं। फिर बात ज़्यादा थोड़ी बहुत बड़ी, फिर उन्होंने ये किया कि बगदादी में पुलिस थाना है, उसके सामने एक स्कूल का था, उसको अपग्रेड करके कॉलेज का दर्जा दिया। जी। तो ये यहाँ तक हुआ। मेरा ख्याल है गालिबन फैज़ साहब, आपने जिक्र किया अपनी किताब में, आपने भी, फैज़ साहब भी प्रिंसिपल रहे हैं लियारी डिग्री कॉलेज। वो अब्दुल्ला हारून में, अच्छा वो भी लियारी में ही था। हाँ, वो भी लियारी में। जी जी जी। तो ये अच्छा हाँ। तो उसके बाद ये था कि मतलब मैं फारिग हो गया, तो पता चला कि जी अभी ऊपर से आए हैं कि भाई ये जमात लियारी स्टूडेंट सर कौन है, इनके पीछे कौन है, तहकीक किया जाए। फिर मामला आगे बढ़ा, आखिर में फिर छोड़ दिया। मैंने कहा अब हमें नौकरी वोकरी करनी चाहिए। तो फिर वो सरकारी पहली नौकरी जो मिली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस में, जी। उसमें सिंपली मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, मैं इकोनॉमिक्स में किया था। तो उसमें अच्छे कैसर बंगाली वाला मेरे क्लास फेलो थे, अब्दुल हफीज शेख थे, मतलब और एक आध और भी थे, तो बड़े अच्छे उद्यम पड़ गए। तो उसमें ये था कि जॉब जो मिल नहीं रही थी, फिर जॉब जो मिली मुझे अमेरिकन एड बिल्डिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डिवीज़न में। तो फिर पोस्टिंग मेरी कस्टम हाउस कराची में हुई। तो अजीब बात है मुआशरे के मतलब किस तरह वहाँ होता था कि रूटीन का काम होता था, आप दिन में आएँ, इतना काम करें और चले जाएं। तो कभी मैं 7:30 बजे पहुँचता था, अपना बंच उठाता था, उसको कंप्यूटराइज से उसमें डलता था, स्लिप जा रहा होता था, तो 8-9 बज रहे होते, तो उस वक्त लोग ऑफिस में आ रहे होते हैं, मेरी छुट्टी हो रही थी। अच्छा। तो फिर पोस्टिंग ये की कि 2 महीने के बाद काउंटर में हमारी जॉब लगती थी। उस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 डिपार्टमेंट थे जी। उसमें यह था कि हर उसके साथ जो है शीट जो होता था, बिल ऑफ एंट्री जिसको कहते हैं हम लोग को, ये उसके साथ जो भी आता था उसमें हमें स्टेटिस्टिकल कोड चेक करने पड़ते थे कि सही डाले में, जैसे कौन सा शरीफा है, कौन सा मुल्क से आया है, क्या मटेरियल है, तो वो चेक करके हर उसके साथ, ये 77 की बात बता रहा हूँ, तो हर बिल एंट्री के पीछे 2 रुपए पिन किए हुए होते थे। तो मतलब वो लेने हैं, डब्बे में डालने हैं, और बाकी उसको ओके करने हैं। अगर कोई बड़ी हुई शिप ब्रेकिंग का हुआ बिल एंट्री में, तो 10 रुपए लगे होते थे, और कार हुआ तो उसके 5 रुपए लगे होते थे। शाम में 1500-2000 तक हो जाते थे। अरे वाह। तो मेरी जब मुझे बोला कि अगले हफ्ते महीने से आप जाएंगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना। तो सब हैरान हो गए। पहला बंदा जो तो चंद हमारे जो साथी थे, उसने बोला तुम याद ले लो, तुम मत बैठो, मैं बैठूंगा, हम बैठेंगे, हम संभालेंगे, तुम मत लो। मैंने बोला ये करना होता तो हम कर लेते हैं। फिर अल्लाह का करना हुआ, जल्दी वो अभी बैंक में जॉब मिली और उसमें चले गए।
तो ये था मतलब सारा सिलसिला, बड़ा अच्छा दौर था। बड़ा शानदार आपने गुफ्तगू की। अब मैं असल में बातें तो बहुत सारी होनी है इस कराची पे, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम लोगों तक, अपनी नौजवान नस्ल तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि इकबाल रहमान मांडविया साहब जो है ना, उन्होंने एक बड़ी मार्का किताब लिखी है। अच्छा, किताब तो ज़ाहिर है आपने लिखी है, वो भी रिसर्च की और मुशाहिदे की बुनियाद पे बलोच साहब की, इनकी भी वो किताब जो है, और दोनों अहले किताब साथ ही बैठे हुए हैं। इनके तजर्बात बिल्कुल अलग है, और अलग से मुराद मेरी है कि तर्ज तहरीर का यकीनन वो होगा, और कुछ मामलात उसमें अलग होंगे। तो इकबाल भाई, पहले तो वो सोने की कीमत बता दीजिएगा, क्योंकि मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है, और फिर थोड़ा बताइए इस कराची को आपने कैसा देखा। सब कुछ बता दूंगा, मगर आपने जो अभी हमें खिताब किया, नाइल किताब का, हम साहिब किताब है। हाँ, साहिब करम से, हाँ, साहिब किताब, बिल्कुल साहब, मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ, अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। क्या वो अभी बात हो रही थी, दो बातें हुई ना, एक तो सोने की बात हुई, तो सोना ये 60s के दौर में 65 रुपए तोला था। अच्छा, फिर सन 1967-68 के बाद एक अरसे तक 100 रुपए तोला था। तो लोगों को 750 रुपए जो था, जिस आदमी के पास होते थे, वो साहिब निसाब हो जाता था। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे मेमन बरादरी के जब लड़कियों को रुखसत करते थे ना, तो 7.5 तोला सोना दे के साहिब निसाब बना के रुखसत करते थे। आहा, वाह, तो ये दौर था। चाहे उस जमाने में जो सोना था, वो सबको पता है कि 10 तोले का एक आता था, तो सब चॉकलेट तोलते थे जी, और गिनियाँ भी आती थी बाहर की। अच्छा, इन्हीं जो क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वाली थी, उसमें सोना कुछ कम होता था, तो वो 45 रुपए की बिकती थी 1 तोले की। लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो लोकल कंपनियों की भी बहुत सारी गिनियाँ थी, जी, 1-1 तोले की। खास तौर पे जो जिन्होंने कराची डिस्कवर किया है बोजूमल से, उनकी भी दुकान थी यहाँ, अच्छा, बाजार है, भोजवानी ब्रदर्स। आहा, तो उनका जो सोने का सिक्का था ना, वो हाथी की मोहर वाला था, जिन्हें वो इतना, जैसे हाथी का पाँव मजबूत होता है, जी जी, गाय के, वो एक दौर था बीत गया। दूसरी जो भी आपने बात की थी, कि जब माइग्रेशन हुई तो कब्जे क्यों नहीं किए, क्या हुआ? तो उसमें ऐसा था कि एक तो लोग उस जमाने में थे ही शरीफुल्लाह, पहली बात क्या बात है, क्या बात है। और दूसरी जो बात थी कि ये अंग्रेजों का जो बनाया हुआ निजाम था ना, वो इतना स्ट्रिक्ट था कि लोगों को पता था कि हम कानून की जद में आ जाएंगे। और ये अंग्रेजों का जो निजाम था, वो 1970 तक चला। 70 तक ब्रिटिश था, तो जब तक हर चीज अच्छी कर लेती, इसके बाद बतदरी खराबी पैदा हुई। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि कराची में तकसीम के बाद हंगामे, पंजाब में हंगामे हुए थे, मतलब जिस तरह मारधाड़ हुई थी, लोगों को मार के निकलवाया था और उनका नुकसान हुआ था। लोग में कराची में ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, ये हिस्ट्री है, ये तारीख तो है। कराची में उस वक्त बाद जब इस गुरुद्वारे की में आग लगी ना, रतन तालाब पर, इसके बाद ये लोग कब्जा हो गए, हिंदू लोग। तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इसके बाद भी यहाँ से ये कोई चीज छोड़ के नहीं गए जनाब। इवन जब ये जा रहे थे ना, तो इसके घर का फर्नीचर था कि ये कहा था, तो उस जमाने में जिस तरह दलाल लोग आ जाते हैं, ब्रोकर लोग, उन्होंने क्या कि वो इनकी जो सबसे पोश आबादी थी उस जमाने हिंदुओं की, ये भी आरामबाग, क्योंकि वहाँ ये जो आरामबाग था, रामबाग था, और रामबाग, और जहाँ मस्जिद, वहाँ एक मंदिर था जो जहाँ पर ये रामलीला की कथा सब होती थी, वो साइड में। तो वो इसकी वजह से जितने जो टॉप क्लास हिंदू थे ना, वो यही रहते थे। जब ये जाने लगे ना, तो ये सब इनके घर में फर्नीचर, तो ब्रोकर लोग आ गए, उनका फर्नीचर नीचे रखे हो कि वो बिकने लगा। अच्छा, हम लोग आए थे लुटपिट कर, हमें वो फर्नीचर सस्ता लगा। अब वो फर्नीचर उस जमाने की जो मार्केट है ना, आरामबाग की जब की बनी हुई है, वो फर्नीचर की मार्केट अच्छा, परेशान नहीं है, जबकि है ये, जबकि है। तो आपको हिंदू यहाँ बड़ी मोहब्बत से रुक सकते, यानी यहाँ कराची में इनके सब कोई फसादात नहीं है। तो ये भी कराची की एक खूबसूरती है कि ये मोहब्बत वाला शहर है, पुरअमन लोग यहाँ रिहाइश पजीर थे। इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ, जबकि आजकल भी हमारा मुशाहिदा देखें, हमारी आपकी जो उम्र है, हम कहीं सड़क पे परेशान हो तो 10 लड़के आ जाएंगे हमारी मदद। चला, ये तो कराची का, ये तो कराची का कमाल है। इसमें इकबाल साहब एक इजाफा करना चाहूँगा। अता कीजिए। ये मुहाजिरीन जब आए थे ना, तो उसमें ये नज़र नहीं आया कि जैसे भिखारी लोग घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, ये वो इस तादाद में नज़र नहीं। जनाब, जैसे हमारे यहाँ ईदों में, रातों में, ये रमज़ान आता है, सारे सिंध के उधर फ़िक्रा ये आते हैं,
जी। हमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई इसमें। जी जी जी। अच्छा, आपने एक बात और जो बताया ना, आप ये देखें कि मेहनत के लोगों का इलाका है, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं। वो दिहाड़ी यानी रोजंदार जिसको कहते हैं, सुबह से काम करेगा तो शाम को पे उन पैसों से आटा खरीदा, उसमें से आटा खरीदा मुहाजिर को, मुहाजिर आटा, आधा आटा मुहाजिर को भेजा। सुभान इतना बड़ा ऐसा इतना ही जज्बा था, यही जोश लाख था। रुपए हो ना तो आप बिल्कुल 100 रुपए दे और रखना, जी। ये तो इनका इन्होंने तो अपना दिल चीर के दे दिया। चीर के दे दिया। तो इसीलिए तो मैं मेजबान कहता हूँ। हाँ। अरे इकबाल भाई, ये फरमाइए कि ये जो कराची में जो पुरानी तामीरात हैं, ये सलाटर बरादरी एक रहती है रंचो लाइन के पास। अच्छा, सारे मेहनत यहाँ से या लियारी से भी आते थे मेहनत कश? नहीं, यही है ना, जैसा कि ये इनके अंदर थोड़ा, जैसे मेमन लोगों को खुदादाद सलाहियत कारोबार की और हिसाब किताब की, जी जी। इनके अंदर खुदादाद सलाहियत है तामीरात तामीरात की। ये अंदर से इंजीनियर है। हम्म। तो ये जब यहाँ कराची की तामीर शुरू हुई ना अंग्रेजों के दौर में, तो इन्होंने जब इनको बुलाया तो अंग्रेज जो आर्किटेक्ट थे बड़े बड़े, जब उन्होंने इनको बातें कही तो ये समझ जाते थे ना जी। कि इनके अंदर ये बाकायदा पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं, लेकिन वो जी समझदार थे। लेकिन ये समझ जाते थे। जी। तो ये छा गए। तो ये डीजे कॉलेज देखिए जब बना ना, तो जिन साहब ने बनाया है उनसे कहा गया था कि इसका आपको लॉस होगा, यानी उन्होंने जितने में ठेका लिया उन्होंने कहा नहीं, आप जब बनाऊंगा तो मैं पूरी करके ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने उस जमाने में 20,000 रुपए नुकसान किया था। बताइए। तो ये मारवाड़ी लोग जो हैं, इनको मारवाड़ी कहते हैं, जी। इनके भी कराची में बड़े एहसानात हैं। बहुत बहुत ये भी अपना इलाका नहीं छोड़ते, रंचो लाइन में ही रहते। जी और बिल्कुल। वहाँ एक सलीम है मारवाड़ी, जी कभी चने खाइएगा आप। जी 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 बोले, जी जी बिल्कुल चल जी। जाएगा आपका। और आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उस जमाने में एक महकमा था, इदारा असनाद बेरहमी जानवरान, उसके बाकायदा मैंने इंस्पेक्टर देखे हैं, यूनिफॉर्म में देखे हैं। और वो गधा गाड़ी पे ज़्यादा वजन अगर लाद दिया गया है तो उसका चालान करते थे। क्या लोग थे वो, जब जानवरों की इतनी चौकीर थी शहर में, इतने कि उसमें जुल्म ना हो तो इंसान की क्या इज्जत थी। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आइंदा आप जैसे दोस्तों के साथ फिर बैठेंगे और इससे अच्छी गुफ्तगू और इससे बेहतर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे शहर के बच्चों को कि शहर क्या था, इस तरह के लोगों से सीखेंगे, इस शहर के बारे में पूछेंगे और बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.